ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव टॉपिक लेकर आया हूं जो प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज के तहत है। हमारे बहुत सारे ऑडियंस इस सीरीज का डिमांड बहुत पहले से करते आ रहे हैं और हमने कॉन्टिन्यूसली इस सीरीज में लेक्चर दिए थे। बीच में थोड़ा सा हमने उसको गैप किया था। अब मैं फिर वही पुराने बोर्ड, पुराने पेन और पुरानी प्रेजेंट पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज, इसके अलावा मैं क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज, इन दोनों को मैं पहले की तरह ही लेकर चलना आप लोगों के साथ चाहूँगा। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है कि भारत में प्रोटेस्ट का इतिहास, चारवाक से डिजिटल युग तक हमने इसके इतिहास के झरोखों से देखा है। देखिए, प्रोटेस्ट, जेएनजी प्रोटेस्ट, आपने देखा जंतर मंतर प्रोटेस्ट। जब नीट एग्जाम का फेलियर हुआ उस समय से ही प्रोटेस्ट शुरू हो गया। यूपी में लेखपाल का प्रोटेस्ट, अभी झारखंड पीसीएस में हुई धांधली का प्रोटेस्ट, और जेएनजीएस में काफी आर्टिकुलेट रहे। तो आज का न्यूज़पेपर में भी अगर 3 to 4 आर्टिकल्स आते हैं तो उसमें 1-2 आर्टिकल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं जेएनजी से जुड़े हुए होते हैं। वो आर्टिकल ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं जेएनजी की कहानी को बता रहे होते हैं, कहीं ना कहीं जेएनजी के आक्रोश को बता रहे होते हैं। लेकिन मैं अपने लेक्चर को सिर्फ वहाँ तक ही सीमित नहीं रखना चाहूँगा, मैं प्रेजेंट पर भी आऊँगा। लेकिन आपको पास्ट से लेते हुए, प्रोटेस्ट बुरी चीज़ नहीं, प्रोटेस्ट अच्छी चीज़ है। प्रोटेस्ट जरूरी है हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए। प्रोटेस्ट जरूरी है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। क्वेश्चनिंग के बिना कभी भी नॉलेज का डेवलपमेंट नहीं होता है। क्वेश्चनिंग के बिना डेमोक्रेटिक आइडियाज डेवलप नहीं करती है। क्वेश्चनिंग के बिना इवोल्यूशन नहीं होता है। विकास के लिए क्वेश्चनिंग एंड प्रोटेस्ट आवश्यक है। तो भारत में तो इसकी बहुत लंबी परंपरा रही है, भारत के लिए अनयूजुअल नहीं है। तो चलते हम इतिहास के झरोखे में जाकर देखते हैं कि प्रोटेस्ट का इतिहास हम कहां से शुरू करें। देखिए, मैं कुछ टर्म, हिस्ट्री ऑफ प्रोटेस्ट, कुछ मैं टर्म का इस्तेमाल करना चाहूंगा। प्रोटेस्ट का इतिहास देखिए, एक्चुअली एक इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर था, एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी ने एक टर्म को क्वाइन किया था। उसका नाम है हेजेमनी। हेजेमनी हिंदी में उसको कहते हैं वर्चस्व। तो चलिए पहले मैं उसको क्लियर करता हूं कि प्रोटेस्ट को समझने के लिए आपको एंटोनियो ग्राम्सी के थोड़ा हेजेमनी, वर्चस्व, हाँ, प्रोटेस्ट, प्रतिरोध, कम्युनिकेशन, संवाद और एसिमिलेशन, समामेलन, ये 4 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। हेजेमनी का होता है द पावर दैट बी, सत्ता जो पहले से स्थापित होती है, दृष्टिकोण जो पहले से स्थापित होता है, विचारधारा जो पहले से स्थापित होती है, जो सरकार जो पहले से स्थापित होती है। तो जो स्थापित अथॉरिटी अपने विचार जब ऊपर से आरोपित करती है या अपने दृष्टिकोण को लोगों के दृष्टिकोण पर आरोपित करना चाहती है तो उसे हेजेमनी कहा जाता है। और एंटोनियो ग्राम्सी ने कहीं ना कहीं इस हेजेमनी को अथॉरिटी की सबसे बड़ी ताकत माना। एक्चुअली ये हेजेमनी केवल बंदूक के बल पर नहीं होती है,
ये मस्कुलर पावर के बल पर नहीं आती है, ये हेजेमनी या वर्चस्व आती है विचारधारा और अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से। वही हेजेमनी, अथॉरिटी अपने आइडियोलॉजिकल टूल्स और अपने पर्सनालिटी के बल पर इंपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट होता है। और जब प्रोटेस्ट होता है तो अब उससे जो हेजेमोनाइज करने वाली अथॉरिटी है उसे भी बदलना पड़ता है। जो वर्चस्व स्थापित करने वाली जो सत्ता है, वो जब उसके विरुद्ध प्रतिरोध होता है तो फिर वह संवाद स्थापित करने के लिए विवश होती है, कम्युनिकेशन लाइन को एस्टेब्लिश करने के लिए विवश होती है। और तब अंत में क्या होता है? एसिमिलेशन होता है, उसके कुछ विचारों को एसिमिलेट करता है। तो चलिए सबसे पहले हम प्राचीन परंपरा में देखते हैं वैदिक ब्राह्मणिज्म। तो वैदिक ब्राह्मणिज्म से ही लेते हैं कि जब ये वैदिक धर्म, वैदिक रिलीजन आया था, तो वैदिक ब्राह्मणवाद, यानी जब ये आया था तो ये बिल्कुल सादा था। वैदिक रिलीजन सिंपल था, मंत्रोच्चारण डेवलप नहीं हुआ था, प्रोनाउंसिएशन ऑफ मंत्राज इंपॉर्टेंट नहीं था। उस समय कर्मकांड, आप कह सकते हैं आडंबर कर्मकांड या जो फॉर्मलिज्म है, रिलीजियस फॉर्मलिज्म, वो इस्टेब्लिश नहीं था। सैक्रिफाइस की पद्धति यानी यज्ञ की पद्धति उस समय तक इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। लेकिन जब वैदिक ब्राह्मणिज्म आया तो आप देखेंगे इनके साथ मंत्राज आ गया। मंत्राज का मतलब है मंत्रोच्चारण और यज्ञ। तो जब इसने मंत्रोच्चारण और यज्ञ को स्थापित किया और इसके बल पर यह समाज में अपना हेजेमनी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, इसके विरुद्ध रिएक्शन हुआ और वह रिएक्शन प्रोटेस्ट के रूप में आया। वह प्रोटेस्ट किस किस रूप में आया? तो देखिए, एक तो इनके घर की लड़ाई ही थी, जिसको आप कहोगे उपनिषदाज। जो उपनिषदाज की फिलॉसफी है, ये इनके घर की लड़ाई है, उपनिषद। फिर दूसरा आता है बुद्धिज्म, बौद्ध पंथ या बौद्ध धर्म, जैन पंथ या जैन धर्म यानी जैनिज्म। और चौथा आप देखते हैं भौतिकतावादी चिंतक। भौतिकतावादी चिंतक यानी मटेरियलिस्टिक थिंकर्स। मटेरियलिस्टिक थिंकर्स मतलब इसी को भौतिकतावादी चिंतक आप बोलते हो। अब देखिए, इन्होंने इस ब्राह्मणिक वैदिक ब्राह्मणिज्म के हेजेमनी को चैलेंज किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले उपनिषद से ही आवाज फूटी और उपनिषद ने उसको प्रोटेस्ट किया और कहा कि यज्ञ एक फूटे हुए नाव है। माने यज्ञ की तुलना उसने फूटे हुए नाव से की और कहा कि इस फूटे हुए नाव के बल पर आप भवसागर पार नहीं कर सकते, आप इस नाव पर बैठकर अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। ये आपका जो यज्ञ जिसको आपने अपना भविष्य समझ रखा है, वो आपको उसके आपके मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। और बदले में उपनिषद ने कहा आत्मा और ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म और आत्मा दोनों की, जीव और आत्मा की एकता पर बल दिया और ज्ञान मार्ग पर बल दिया। ज्ञान, नॉलेज इज द मीन्स फॉर सैल्वेशन, यानी मोक्ष का जो महत्वपूर्ण मार्ग है वो ज्ञान है। तो ये पहला इसने सेंध लगाई उनके वर्चस्व में, यानी वैदिक ब्राह्मणिज्म के वर्चस्व में। अब आ गया बुद्धिज्म। ये थोड़ा ज्यादा रेडिकल थे महात्मा बुद्ध ने तो यहां तक कह डाला, उन्होंने केवल वैदिक कर्मकांड को ही अस्वीकार नहीं किया, यानी वैदिक फॉर्मलिज्म को ही अस्वीकार नहीं किया, सैक्रिफाइस को ही, यज्ञ को ही अस्वीकार नहीं किया, बल्कि वैदिक धर्म और पूरी वैदिक वर्ण व्यवस्था को ही, जो वर्ना डिवीजन ऑफ सोसाइटी था, 4 वर्णों की परिकल्पना थी, उस परिकल्पना को ही अस्वीकार कर दिया और कहा कि नहीं, जन्म आधारित वर्ण नहीं होता है, बल्कि उसकी जगह उन्होंने
कर्म पर बल दिया। तो इस तरह से बुद्धिज्म ने उनको ज्यादा तगड़ा चैलेंज किया। और सबसे बड़ी बात बुद्धिज्म की है कि उसमें आपको एक प्रकार की नास्तिकता भी दिखेगी, सम सॉर्ट ऑफ एथिज्म। अब वो नास्तिकता क्या है? तो उपनिषद बोलता है कि ना आत्मा होता है, आत्मा होती है, और ना परमात्मा होते हैं। तो आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर रहे हैं महात्मा बुद्ध। ये उस समय के लिए बहुत ही रेडिकल थिंकिंग है, ये बहुत ही मूल परिवर्तनवादी थिंकिंग है। और यह कहीं ना कहीं वैदिक ब्राह्मणिज्म के हेजेमनी को चैलेंज करता है। मतलब कि उनके जो हेजेमनी है, उनके जो वर्चस्व है, उसको ये चैलेंज करता है। तीसरा आता है जैनिज्म। तो जैनिज्म ने भी वही किया, वैदिक ब्राह्मणिज्म को उसने रिजेक्ट किया और उसने अपना तरीका बताया। और वो तरीका उसका, जैसे बुद्धिज्म का तरीका अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ था, तो जैनिज्म ने काया क्लेश पर बल दिया, उसने कहा ग्रेट पेनेंसेस पर उसने बल दिया। और जैनिज्म ने भी आत्मा परमात्मा को तो माना, लेकिन परमात्मा को उसने ईश्वर से, तीर्थंकरों से नीचा माना, और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया। आत्मा की उसकी जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं उपनिषद और वैदिक धर्म की धारणा से अलग हो जाती है। अब जब हम भौतिकतावादी चिंतकों की बात करते हैं, मेटेरियलिस्टिक थिंकर्स की, तो ये बड़ी अजीब है। क्योंकि देखो, अब उपनिषदाज है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इन तीनों में आपको एक कॉमन सी बात दिखेगी। तीनों में अगर आप गौर से देखेंगे तो ये तीनों कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा को मानते हैं। जैसे उपनिषद है, उपनिषद भी मानता है कर्म, और कर्म के कारण पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म से मुक्ति का उपाय मोक्ष है। वही चीज बुद्धिज्म में आप देखते हो कि वही चीज बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म कर्म को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, और मोक्ष को वह निर्वाण की संज्ञा देता है। जैनिज्म कर्म को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, और उसे मुक्ति का राह वो कैवल्य को बताता है। लेकिन जो ये भौतिकतावादी चिंतक है, जिसमें अजित केशकमलिन है, पकुद कात्यायन है, संजय बेलिटपुत्र है, मखली गोशाल है, ये सब जो चिंतक हैं, ये सब चिंतक आत्मा परमात्मा सबके अस्तित्व को नकारते हैं, कर्म और पुनर्जन्म के अस्तित्व को नकारते हैं। और इन्हीं परंपरा में जो आगे चारवाक आता है, वो चारवाक फिलॉसफी में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चारवाक ने कहा कि राजा ही देवता है, यह मृत्यु ही जीवन का अंत है, मृत्यु ही जीवन का अंत है, प्रत्यक्ष अनुभव ही ज्ञान का साधन है। तो मतलब प्रत्यक्ष अनुभव को ही उसने ज्ञान का साधन बताया, और बाकी सारी धारणाओं को उसने अस्वीकार कर दिया। तो इसका तो बहुत ही, चारवाक का चिंतन तो बहुत ही रेडिकल है। उपनिषद की फिलॉसफी आप देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से हेजेमनी, जैसे अब उपनिषद ने तो स्वयं वैदिक ब्राह्मणिज्म के हेजेमनी को, यानी एक तरह से कहिए तो कर्म कांड आधारित वैदिक धर्म को चैलेंज किया, उसके वर्चस्व को चुनौती दी। तो बदले में स्वयं उपनिषद में आप देखेंगे कि पैट्रियार्की को चुनौती मिली है। और वह पैट्रियार्की की हेजेमनी कौन लेकर आए हैं? तो वो आते हैं ऋषि याज्ञवल्क्य। ऋषि याज्ञवल्क्य को जब गार्गी से संवाद होता है, तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद आपने नाम सुन रखा होगा। और याज्ञवल्क्य को गार्गी चैलेंज करती है, और इसमें गार्गी उनके विचारों को चुनौती देती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंत में याज्ञवल्क्य इतने इरिटेट करते हैं कि वो कहते हैं कि ये बाचाल औरत, तो चुप हो जा, क्योंकि मुझे डर है कहीं तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े ना हो जाए। तो मैं आपको एक बस उदाहरण यहाँ बताता हूँ कि इस तरह से हमारे यहाँ ट्रेडिशन मतलब हमेशा वर्चस्व के विरुद्ध चुनौती की रही है, और वर्चस्व और चुनौती के बाद संवाद भी हुआ है। संवाद का मैं उदाहरण आपको बताता हूं। जैसे इतिहासकार आर्य शर्मा मानते हैं कि पहले ब्राह्मण पंथ में जो आगे आकर आया है वो आया है अहिंसा। अहिंसा किस तरह से? तो मांस भक्षण पर पाबंदी। तो ब्राह्मणिज्म में कहीं ना कहीं आगे चलकर जो मांस भक्षण पर पाबंदी आई है, वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से आई। तो संवाद तो स्थापित हो रहा है, प्रतिरोध हुआ तो संवाद भी हुआ, और संवाद के बाद एसिमिलेशन भी हुआ है, समामेलन भी हुआ है। अब आगे चलकर देखिए, आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पता चलेगा कि एक टाइम ऐसा आया कि जब गुप्त काल तक आते आते
दशावतार विष्णु अवतार की परिकल्पना जब की ब्राह्मणवाद ने, यानी वैष्णविज्म ने, वैष्णव पंथ ने, जो ब्राह्मणिज्म का एक अंग था, तो 9वें अवतार के रूप में बुद्ध को घोषित कर दिया। ये क्या है? समावेलन है, एसिमिलेशन। तो जब वर्चस्व होता है तो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता है तो फिर दोनों के बीच संवाद होता है, और संवाद होता है तो जो अथॉरिटी है वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने हेजेमनी को इनडायरेक्टली बनाए रखने के लिए कुछ चीजों का समामेलन कर लेती है, ताकि यह प्रतिरोध की जो हमारे विरुद्ध जो प्रतिरोध की परंपरा चली आ रही हो कमजोर पड़ जाए। यही तरीका होता है। अब इसी पूरे तरीके से अब मैं यहां पर एक बात आपको तुलना करके बताना चाहूंगा, तब आपको भारत की विशेषता ज्ञात होगी। जैसे देखिए, हमारी परंपरा में जैसा कि अमर्त्य सेन, आपने नोबेल लॉरिएट का नाम सुना होगा, अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन केवल नोबेल लॉरिएट नहीं है, वो एक महान अर्थशास्त्री और चिंतक भी हैं। तो अमर्त्य सेन ने एक बुक निकाली, वो बुक मैंने पढ़ी है, आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, वो नाम है आर्गुमेंटेटिव इंडियंस। तो अमर्त्य सेन ने कहा कि देखो भाई, भारतीय प्राचीन काल से ही आर्गुमेंटेटिव रहे, तर्कशील रहे। भारतीयों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। अगर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश होती है तो भारतीय शुरू से ही उस अथॉरिटी जिसने आवाज को दबाने की कोशिश की, उसके अगेंस्ट में प्रतिरोध करने की क्षमता रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में, इंडिया के इंस्टीट्यूशंस में भी संवाद को स्वीकार किया है। इंडिया की इंस्टीट्यूशंस ने कभी भी संवाद को दबाने की कोशिश एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं की, संवाद को रोकने की कोशिश नहीं की। कभी भी कोई भी जो शासक हुआ, राजा हुआ, वो राजा आवाज को दबाने की कोशिश नहीं कर रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक एक शासक कई कई धार्मिक पंथ को संरक्षण देते हैं। ऐसा आपको पश्चिम में देखने को नहीं मिलेगा, वेस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। वेस्ट में तो आप देखते हो क्रिश्चियनिटी भी एक नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी आपको प्रोटेस्टेंट अलग दिखेंगे और रोमन कैथोलिक अलग दिखेंगे। और कुछ रूलर्स अगर प्रोटेस्टेंट हुए तो रोमन कैथोलिक के शत्रु हो गए, उनको परजिक्यूट किया। परजिक्यूट करने का मतलब है प्रताड़ित किया। और कुछ अगर रोमन कैथोलिक थे तो प्रोटेस्टेंट को प्रताड़ित किया, कुछ प्रोटेस्टेंट थे तो रोमन कैथोलिक को प्रताड़ित किया। हमारे यहां अब देखिए, बिंबिसार मगध का शासक बौद्ध पंथ को भी संरक्षण देता है, जैन पंथ को भी संरक्षण देता है। उसको अगर महात्मा बुद्ध का स्वागत करता है तो महावीर का भी स्वागत करता है। अब चलिए आप देखिए, हमारे यहां पल्लव और चालुक्य जैसे शासक को अगर बुद्धिज्म को संरक्षण देता है तो ब्राह्मणिज्म को भी देता है, जैनिज्म को देता है, जैन धर्म को देता है, तो फिर ब्राह्मण पंथ को भी देता है। तो मतलब हमारे यहाँ इस तरह का भेदभाव नहीं रहा है। और आरंभ से ही जो इंस्टीट्यूशन है उसने आवाज को दबाने की कोशिश नहीं की है। अब आप कहेंगे क्या ऐसा इंस्टीट्यूशन ने किया है, तो हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल आपको मिलेगा। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल हम आपको यूरोप का देते हैं। क्या यूरोप में अब विचारों की आजादी थी? आप पूरे एंशिएंट यूरोप को उलट के देख लीजिए, आपको पता चलेगा आखिर गुनाह क्या था ईसा मसीह का। उन्होंने सिर्फ एकेश्वरवाद मोनोथिज्म की बात ही तो की थी। उन्होंने कहा था ईश्वर एक है और ईश्वर निराकार है। तो जब उन्होंने ईश्वर एक है और ईश्वर निराकार है कहा, यानी गॉड इज द वन एंड दैट इज फॉर्मलेस, तो रोमन इंपायर को इतनी चूल क्यों मची कि जूडिया के गवर्नर पिलाटियस मिलेट ने उनको क्रूसीफाई कर दिया। एक रोमन गवर्नर ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। गुनाह क्या था? आवाज को दबा दिया गया। देखिए, हेजेमनी, और हेजेमनी के अगेंस्ट में अगर प्रोटेस्ट होता है तो हेजेमनी मौत के घाट उतार देता है। अब चलिए, आप सोक्रेट्स का केस देखिए। सोक्रेट्स पर क्या चार्ज लगा? ये तो लगभग 390 BC की बात है। सोक्रेट्स पर चार्ज यह लगा, यानी सुकरात पर, कि अरे वो युवाओं को भड़का रहा है, वो हर अथॉरिटी को क्वेश्चनिंग कर रहा है। और सोक्रेट्स को अंत में क्या हुआ? हैमलॉक, जहर पीना पड़ा, क्योंकि उसको एग्जाइल के लिए कहा गया,
एक जेल उसने पसंद नहीं किया, अपने विचारों के साथ मरना पसंद किया, अपने विचारों को दबाना पसंद नहीं किया, तो उसको हेमलॉक जैसे जहर देकर उसको मार डाला गया। इंडिया में ऐसा कोई वाकया नहीं। महात्मा बुद्ध ने खुल्लम खुल्ला कहा, ना आत्मा है ना परमात्मा। किसी ने उनके आवाज को दबाने की कोशिश नहीं की। उनको रॉयल पैट्रोनेज मिला, राजकीय संरक्षण ही मिला, मतलब इंस्टीट्यूशन ने भी उनकी आवाज को दबाया नहीं, उनकी आवाज को संरक्षण दिया। चारवाक को देखिए, हालांकि चारवाक का बहुत मामला हमें हासिल नहीं है, चारवाक का ऐतिहासिकता भी बहुत स्पष्ट नहीं है, और चारवाक के साथ क्या हुआ उसकी पूरी हिस्टोरिसिटी हमारे हाथ में नहीं है। इतना तो तय है कि हमारे सामने ऐसा कोई एपिसोड नहीं है जिसमें ये पता चले कि कोई अथॉरिटी ने चारवाक को पनिश किया होगा। ऐसा भी हमारे सामने कोई एग्जाम्पल नहीं है, जिसका मतलब है कि ये विरोधी विचार पलते रहे और इंस्टीट्यूशंस ने भी इंडिया में इस विचारों को पनपने दिया, संरक्षण दिया। एक तो यूरोप का एग्जाम्पल। दूसरा देखिए, अब चीन का एग्जाम्पल हम देते हैं, चाइना। चाइना में आप लोगों ने एक चिंतक का नाम सुन रखा होगा, आप लोग खुद ही इनलाइटेंड हो। एक चिंतक कन्फ्यूशियस का नाम आपने सुना होगा। तो चीन में कन्फ्यूशियस जैसा जो चिंतक था वो हमारे चिंतकों से बिल्कुल अलग थे। कन्फ्यूशियस का ये मानना था कि नहीं, अपने बड़ों का आज्ञा का पालन करो, माता पिता का आज्ञा का पालन करो और सत्ता की आज्ञा का पालन करो। अथॉरिटी के सामने हमेशा सिर झुकाओ, अथॉरिटी को क्वेश्चनिंग मत नहीं करो। तो देखो, चीन की संस्कृति में शुरू से ये बातें आ गई कि अथॉरिटी के सामने झुको, अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करो, अथॉरिटी के सत्ता को स्वीकार करो। तो अब इसका परिणाम हुआ कि चीनी लोगों में वो आर्गुमेंटेटिव एबिलिटी डेवलप वो नहीं आई कि अथॉरिटी को चैलेंज कर सके। वहां वर्चस्व बहुत इंपॉर्टेंट रह गया अथॉरिटी का, और वर्चस्व के विरुद्ध अगर प्रोटेस्ट हुआ तो उस प्रोटेस्ट को हेल्दीली नहीं लिया गया, उसको उसके साथ बहुत बर्बर व्यवहार किया गया। अब देखो 1989 में हमें याद है, क्योंकि हम लोग उसमें स्टूडेंट लाइफ में थे, कि जब डेंग चियाओपिंग की सरकार थी जिसने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया था, आर्थिक उदारीकरण चीन में लाया था, तो उस समय क्या हुआ था कि सोवियत रूस में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, समाजवादी देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहे थे। अकेला चीन ऐसा था जहां पर पुराना अथॉरिटी था। तो फिर चीन में युवाओं के मन में आकांक्षा जगी कि ऐसा है कि हम भी आखिर आज़ादी पाते हैं। और जिस तरह से रूस में लोगों ने आज़ादी, सोवियत रूस में आज़ादी पाई, जिस तरह लोगों ने पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों में आज खुल्लम खुल्ला आवाज़ उठा रहे हैं, पोलैंड हो, हंगरी हो, ऑस्ट्रिया हो, उस तरह पोलैंड हो, हंगरी हो, चेकोस्लोवाकिया हो, यूगोस्लाविया हो, रोमानिया हो, उसी तरह हम भी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? पता चला कि डेंग चियाओपिंग की सरकार ने उसे टैंक से कुचल डाला। और आज तक आप देखिए कि आप चीन के प्रोस्पेरिटी के बारे में सुनेंगे, चीन की समृद्धि के बारे में सुनेंगे, चीन के मस्कुलर पावर के बारे में सुनेंगे। अरे चाइना इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर। लेकिन चीन के नागरिकों के बारे में आप कुछ नहीं सुनेंगे। पता नहीं नागरिक कहां रहते हैं, खाने पीने के अलावा और क्या करते हैं। आपको एक इंडियन को आप भोजन दीजिए ना दीजिए, लेकिन आवाज को नहीं दबाइए। इंडियन भूखे रह सकते हैं लेकिन अपने विचारों की आजादी को बर्दाश्त नहीं करते। तो हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि चाइना का मॉडल और यूरोप का मॉडल देखिए, तब आपको प्राचीन भारतीय लोगों की उपलब्धियां ज्ञात होगी कि आखिर प्राचीन भारत के लोगों की उपलब्धियां कितनी महान रही, उन्होंने अपनी उस प्रोटेस्ट की परंपरा को कैसे बनाए रखा। अब चलिए इसके बाद हम आगे आते हैं। तो आगे आपको पता चलता है कि जब धीरे धीरे बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी हेजेमनी आ गई। क्योंकि देखो, जो प्रोटेस्ट में शुरू होता है, जो कभी प्रोटेस्ट प्रतिरोध के साथ शुरू होता है, वो प्रतिरोध के साथ शुरू होता है, वो भी एक सत्ता के साथ एसिमिलेट होके और अपनी हेजेमनी कायम करने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, हेजेमनी से मतलब है कि वह भी अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करता है। मतलब है कि पहले तो वर्चस्व के विरुद्ध लड़ा, प्रतिरोध किया,
प्रतिरोध करने के बाद उसका समामेलन हुआ अथॉरिटी के साथ, तो कई बार अथॉरिटी के साथ उसकी भी सांठगांठ हो जाती है। अब इसी क्रम में आप देखोगे कि जब धीरे धीरे जब बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में भी वो प्रवृत्ति आने लगी, तो यहां पर शंकराचार्य का उद्भव हुआ। शंकराचार्य अपने नाम सुना होगा। और शंकराचार्य ने फिर एक बार संवाद की परंपरा को, आप कह सकते हो कि प्रोटेस्ट की परंपरा को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। और शंकराचार्य के टाइम में आप देखते हो कि ओपन डिस्कोर्सेस, माने उन्होंने एक तो वेदांत चिंतन को पुनर्जीवित किया, और ओपन डिस्कोर्सेस यानी खुली बहस और वार्तालाप। देखिए, खुली बहस एवं वार्तालाप को शंकराचार्य ने भी प्रोत्साहन दिया है। अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं उसका एग्जाम्पल बताता हूं। आपने शंकर के बारे में सुन रखा होगा कि उसने ब्राह्मण युवकों का एक पूरी मंडली बनाई, त्रिपुंड चंदन किए, उनके बाल छिलवाए, पीली धोती पहनवाई, और अपने आर्म्स पीठ के अंदर उन्होंने कहा कि एक वेदांत का पुस्तक रख लीजिए, और जहां भी आपको बौद्ध और जैन चिंतक मिले उनके साथ खुला शास्त्रार्थ करिए, और खुला शास्त्रार्थ कर आप विचारों को फैलाइए। अब देखिए, शंकराचार्य ने फिर इस विवाद और संवाद की परंपरा को आगे बढ़ाया, यानी प्रोटेस्ट शंकराचार्य की ओर से भी आया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहां हमेशा ये परंपरा रही, और बस हमारे इस फार्मूला को याद रखिएगा, कहीं भी आपको ऐसे में भी काम आएगा। हेजेमनी, प्रोटेस्ट, कम्युनिकेशन एंड एसिमिलेशन, मतलब वर्चस्व, प्रतिरोध, संवाद और समामेलन। तो आपने शंकराचार्य और मंडन मिश्र के डिस्कशन के बारे में भी सुन रखा होगा कि कैसे शंकराचार्य और मंडन मिश्र आपस में उनका विवाद हुआ था। हालांकि ये ऐतिहासिक सत्य नहीं है, मंडन मिश्र की कहानी है, साहित्यिक सत्य है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बताती है कि पूरी थ्रू आउट एंशिएंट हिस्ट्री में खुली बहस, खुला संवाद होता रहा। इंडियंस आर्गुमेंटेटिव रहे। इसीलिए तो अमर सेन मानते हैं कि अरे कोई डेमोक्रेसी की बात मॉडर्न युग में करता है, लेकिन भारत में तो प्राचीन काल से ही प्रजातंत्र का युग बना रहा है, क्योंकि वहां पर मतलब प्रजातंत्र नहीं रहा है, प्रजातांत्रिक पद्धति कायम रही है, खुली बहस की पद्धति कायम रही है। विचारों को इंस्टीट्यूशन ने दबाया नहीं है, खुली बहस चलती रही है। तो ये आपने मध्यकाल में देखा। अब यहां से जब आप आगे आते हैं तो प्राचीन काल में देखा, अब आप आते हैं मेडिवल एज में। मध्ययुग। अब इसमें देखो, इसमें भी आपको एक टेंडेंसी चलती रहेगी खुला। कैसे? तो मध्ययुग में कहा जाता है कि जब ब्राह्मणवाद ने फिर एक बार अपनी जड़ जमा लिया, तो उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में आपने नाम सुना होगा नाथ पंथ। नाथ पंथ, ये नाथ पंथ में क्या है? प्रोटेस्ट है। इसके संस्थापक कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ थे। इसके महत्वपूर्ण संत कौन थे? गोरखनाथ थे। तो इसने ब्राह्मणिक हेजेमनी को चैलेंज किया। जैसे आपने नाथ पंथ के बारे में सुन रखा होगा कि नाथपंथी साधु थे, वह मतलब निम्न जाति से आए हुए थे। उनमें एक जाति व्यवस्था के प्रति एक तीव्र आक्रोश था, और यही परंपरा आगे कबीरदास को नाथपंथ से मिली है। तो ये जो आप देखते हो नाथपंथ में, वो नाथपंथ ने कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उस पर डायरेक्ट चोट की है। मतलब जानबूझकर नाथपंथी साधु ऐसी उलटवासियों का प्रयोग करते थे जिसकी वाणी सुनकर ही ब्राह्मण डिस्टर्ब हो जाते थे, क्योंकि वो उलटवासियों में एक कहावत आपने सुनी होगी, कबीरदास की उल्टे वाणी और बरसे कंबल भीगे पानी। ये क्या है? ये सटायर है, प्रोटेस्ट है। ये कबीरदास के उल्टे वाणी नहीं है। ये जो नाथपंथी बोल रहे हैं वो जानबूझ के ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते थे, उन्होंने शब्द का अर्थ बदल दिया था। जो परंपरावादी वर्णाश्रम धर्म में जो शब्द है उस शब्द का अर्थ ही बदल दिया था।
जैसे वो ये कहते थे नॉर्मली, जिसको ब्राह्मण तो गोमांस को बहुत, माने गाय को बहुत पवित्र मानते, तो जानबूझकर कहते कि मैंने अभी अभी गोमांस का भक्षण किया है। गोमांस का भक्षण का मतलब वो नहीं होता था जो वर्णाश्रम धर्म की शब्दावली में थी, उसका उन्होंने कुछ अलग अर्थ बना रखा था। लेकिन उनकी कोशिश क्या थी, एक तरह का प्रोटेस्ट था। किसके प्रति? तो ब्राह्मणिक हेजेमनी के प्रति। अब आज देखिए, वही नाथपंथ प्रोटेस्ट किया। आप देखेंगे तंत्रवाद, नाथपंथ से अलग भी तंत्रवाद है, तंत्रिज्म, उसने प्रोटेस्ट किया। और तंत्रवाद ने प्रोटेस्ट किया तो फिर क्या हुआ कि जो मेन स्ट्रीम ब्राह्मणिज्म है उसको एसिमिलेट किया, उसे संवाद किया, और संवाद करके उसका समामेलन कर लिया। और समामेलन का एक उदाहरण आप देखिए, कोणार्क के मंदिर में आप जाइए, आप फैमिली के साथ उसको मंदिर में आपको इन करने में हिचक होगी। आप खजुराहो मंदिर में जाइए, आपको वहां हिचक होगी, क्योंकि इतनी काम वासना से जुड़े हुए चित्र हैं, मूर्तियां हैं, कि आप नजर नहीं टिका पाएंगे। और कई बार तो बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा जो आपके साथ किथ एंड किन होंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये कहां से आई? ये तो एसिमिलेशन का ही परिणाम है। ब्राह्मणिज्म ने वहां पर वहां देवता हैं, आप मुख्य देवियां हैं, और उसमें इस तरह के काम वासना के दृश्य, ये तो तंत्रवाद से आया है। और वो ब्राह्मणिज्म ने उसको पहले प्रोटेस्ट हुआ। तंत्रवाद क्या था? ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट था निम्न जाति का, उसको संवाद किया और संवाद करके एसिमिलेट कर लिया। आज नाथपंथ को देखिए, नाथपंथ का ऐसा एसिमिलेशन हो गया कि आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के इतने बड़े प्रोटेक्टर हो गए। गोरखनाथ के मंदिर देखिए, मूर्ति पूजा है। आज ब्राह्मणिज्म के मुख्य धारा में वो मिल चुकी है। लेकिन एक समय था कि ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट में उसका उद्भव हुआ था। तो इसी तरीके से प्रोटेस्ट, हेजेमनी, प्रोटेस्ट, कम्युनिकेशन और एसिमिलेशन की प्रक्रिया चलती रही। दक्षिण भारत में आप आएंगे तो दक्षिण भारत में आपको दिखेगा साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में आपको आएगा भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट। अब ये भक्ति मूवमेंट के बारे में आपने सुन रखा होगा कि अलवार और नैनार सेंट ने, अलवार और नैनार संतों ने भक्ति मूवमेंट शुरू किया। ओके, अब अलवार और नैनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें अलवार और नैनार संत थे। एक विष्णु पूजक थे और दूसरा शिव पूजक थे, प्लस नैनार संत दूसरा शिव पूजक थे। ये मिश्रित जाति से थे, इनमें से बहुत सारे निम्न जाति से थे और अति निम्न, अति शूद्र से भी थे। और इसमें कहीं ना कहीं ये ब्राह्मणिज्म से अपने आप को अलग करके रखना चाह रहे थे। लेकिन देखिए, जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो फिर ब्राह्मणवाद ने इन्हें संवाद स्थापित करके और फिर इनके साथ इनको एसिमिलेट कर लिया। और इसका उदाहरण आपको दिखेगा, जो ठीक इन संतों के बाद दक्षिण भारत के इतिहास में आप देखेंगे तो आचार्यों का आगमन, आचार्यों का आगमन, और आपने रामानुजाचार्य का नाम सुना होगा, रामानुज, 12वीं सदी। 12वीं सदी में रामानुज आते हैं। अब देखिए वो क्या करते हैं, फाइनली समामेलन कर लेते हैं इस भक्तिजन को, कहते हैं अच्छा, और अपना हेजेमनी भी बनाए रखते हैं। कैसे? तो उन्होंने एक नियम, एक तरह से उन्होंने एक दक्षिणवादी फार्मूला लाया कि देखिए, क्योंकि ये जो संत थे, तो संत चूंकि निम्न जाति से आए थे, तो ऐसा नहीं था कि जाति व्यवस्था का उन्होंने खुलकर विरोध किया, ऐसी बात भी नहीं थी। लेकिन अगर इन्होंने जाति व्यवस्था का खुलकर विरोध नहीं किया तो यह भी सत्य है कि उन्होंने जाति व्यवस्था को आसानी से स्वीकार नहीं किया और जाति व्यवस्था को तिरस्कार किया।
तो एक तरह से इन्होंने धार्मिक समानता, माने धर्म के क्षेत्र में सभी समान हैं, और सामाजिक क्षेत्र में भी वही समानता की बात करने लगे। तो बाद में जब आचार्यों का आगमन हुआ, आचार्य ब्राह्मण हुआ करते थे, और जब रामानुज आए तो उन्होंने दक्षिणवादी फार्मूला लाया और घोषित किया कि देखिए, धर्म के क्षेत्र में हम सभी समान हैं। अगर मंदिर में हम रहे तो हम एक हैं, समान हैं, लेकिन मंदिर से बाहर आते समाज में ब्राह्मण ब्राह्मण है और शूद्र शूद्र है। उनके बीच सामाजिक विभाजन, वर्ण विभाजन बना रहेगा। तो एक तरह से उन्होंने अपनी बात तो मनवा ही ली ना। देखा आपने अपनी हेजेमनी को कितनी चालाकी से उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया। तो अथॉरिटी भी पीछे नहीं रहता है, वो भी अपना संवाद स्थापित करके थोड़ा रियायत दी, फिर अपने आप को भी बनाए रखा। तो ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं चलती रही है पूरे इतिहास में। अब इसके बाद जब आपने देखा होगा, तो अब देखिए फिर प्रतिरोध की परंपरा उत्तर भारत में, जैसे सबसे पहले नाथपंथ ने शुरू किया, तो यहीं पर आप देखेंगे कि निर्गुण भक्ति का विकास हुआ। निर्गुण भक्ति और कबीर एवं नानक। कबीर प्लस नानक। ये निर्गुण भक्ति क्या है पता है? ईश्वर को निराकार रूप में पूजते थे। अब ये बहुत आश्चर्यजनक बात हो गई, क्योंकि देखो भक्ति का मतलब ही होता था एक निजी देवता के प्रति समर्पण का भाव। और अगर एक निजी देवता के प्रति मतलब डेडिकेशन टू ए पर्सनल गॉड, और अगर गॉड पर्सनल है, देवता निजी है, तो देवता निराकार कैसे हो सकते हैं? उन देवता का तो कोई ना कोई आकार होना चाहिए। लेकिन ये निर्गुण संतों ने कहा नहीं, निराकार ईश्वर। और निराकार ईश्वर को मानवीय प्रतीकों में बांधा, यानी उन्होंने ईश्वर को प्रियतम का रूपक दिया और आत्मा को यानी ब्रह्म को प्रियतम का रूपक दिया और आत्मा को प्रियतमा का रूपक दिया। और जो नाथ पंथ की परंपरा है कहीं ना कहीं इनमें चली आई कि इन्होंने एक वर्ण और जाति व्यवस्था का भी प्रोटेस्ट किया। तो वर्ण और जाति व्यवस्था के प्रति भी इनके मन में विरोध का भाव है। अब देखिए बहुत ही नेचुरल है। तो मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता कि कहीं ना कहीं जो कबीर और नानक की जो निर्गुण भक्ति है, वो निर्गुण भक्ति में भी प्रोटेस्ट है। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध प्रोटेस्ट है, जाति व्यवस्था के विरुद्ध प्रोटेस्ट है, मूर्ति पूजा और मंदिर के जैसे कल्ट के विरुद्ध प्रतिरोध है, प्रोटेस्ट है। अब आगे आप देखेंगे तो आपको एक कहावत मिलेगी, भक्ति द्राविड़ उपजे लायो रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। अब बताइए रामानंद कौन है? ब्राह्मण है। रामानंद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 4 निम्न जाति के लोगों को शिक्षा दी, कबीरदास, रविदास, धन्ना और सेन। अब देखिए कबीर रामानंद के शिष्य थे या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो डोमिनेंट क्लास है वो अपनी हेजेमनी को एस्टेब्लिश कर रहा है, अपने वर्चस्व को एस्टेब्लिश कर रहा है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुरुषोत्तम अग्रवाल हिंदी के एक जाने माने विद्वान हैं। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल ने यह बात कही है कि रामानंद को कबीर का गुरु नहीं मानते। मतलब हैजियोग्राफिकल लिटरेचर में रामानंद को कबीर के साथ बाद में जोड़ा गया है। तो इसका मतलब है कि अथॉरिटी कहीं ना कहीं अपने आप को हेजेमोनाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्रतिरोध की परंपरा पूरे मध्यकाल में भी चलती रही है, आप देख रहे हैं। अब चलिए अब हम लोग आते हैं आधुनिक काल में।
मॉडर्न एज। मॉडर्न एज में तो ये प्रतिरोध आना ही आना है। इसमें तो बहुत तरीके से, जैसे हेजेमनी क्या क्या है उसको देखिए। एक हेजेमनी है, हेजेमनी बाय अ कॉलोनियल गवर्नमेंट। पहला तो यह है कि एक औपनिवेशिक सरकार के द्वारा जो ऊपर से वर्चस्व स्थापित किया जा रहा है, उस वर्चस्व के विरुद्ध प्रतिरोध है। चलिए दूसरा आते हैं, हेजेमनी प्रोटेस्ट अगेंस्ट कास्ट डोमिनेंस। मतलब जो जाति का जो प्रभाव है, जो जाति का डोमिनेंस है, उस जाति के डोमिनेंस को भी के विरुद्ध भी प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये हेजेमनी कौन है? तो कास्ट हेजेमनी है। एक तो कॉलोनियल हेजेमनी है। तो कॉलोनियल हेजेमनी के अगेंस्ट में आप देख रहे हैं कि गांधी खड़े हैं। गांधी केवल नहीं खड़े, पूरे नेशनल मूवमेंट, आप इसको नेशनल मूवमेंट कहिए, पूरा राष्ट्रीय आंदोलन है, पर्टिकुलरली गांधी। ये पूरा का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन है, और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ पर्टिकुलरली जो गांधी है वो इसके प्रोटेस्ट में खड़े हैं। अब कास्ट डोमिनेंस में आप देखेंगे, ये है नारायण गुरु, पेरियार नायकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये सब निम्न जाति के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने कास्ट डोमिनेंस के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, मतलब कास्ट हेजेमनी के अगेंस्ट में ये सीधा प्रोटेस्ट किया। और तब तीसरा आपको देखता है प्रोटेस्ट अगेंस्ट पैट्रियार्की। देखिए, एक हेजेमनी जो भारत में रही है वो पैट्रियार्की की रही है, पुरुष प्रधानता की रही है। ये जो पुरुष प्रधानता की जो पैट्रियार्की है, इसके हल्की फुल्की आवाज आप देखोगे मध्य युग में भी उठी है। जैसे मीराबाई है, तो मीराबाई है, या लाल देई कश्मीर की है, या फिर दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो महादेवी अक्का है जो कर्नाटका से है। इन सब का जो प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध को माना जाता है कि इनका जो प्रतिरोध है वो कहीं ना कहीं पैट्रियार्की यानी पुरुष प्रधानता के विरुद्ध है। तो ये जो प्रतिरोध आप देख रहे हो, पुरुष प्रधानता के विरुद्ध प्रतिरोध आपको दिखता है। उसमें आपको कुछ महिला प्रतिरोधक दिखती हैं, जिनमें नाम है पंडिता रमाबाई, उसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट, डॉक्टर सरोजनी नायडू, अब निम्न जाति के आंदोलन की बात करते हो तो यहाँ पर गांधी जी को भी आप ले आइए। हालांकि गांधी जी को तो ये लोग मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर वगैरह मानते हैं कि इनमें भी हेजेमनी है, इनमें भी वर्चस्व है, ये भी कहीं ना कहीं उच्च जाति के वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं। तो अगर एक दूसरे चश्मे से देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चश्मे से देखेंगे, तो गांधी जी में भी आपको एक वर्चस्व दिखता है। तो गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह मूवमेंट है, वो एक नई तरह का प्रोटेस्ट है। अब ब्रिटिश भी संवाद स्थापित कर रहा है,
ब्रिटिश के द्वारा जो समय समय पर लेजिस्लेशन लाया जा रहा है, कभी आप देखते हो इंडियन काउंसिल बिल ऑफ 1919, कभी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1919, ब्रिटिश के द्वारा जो समय समय पर इस तरह के संवैधानिक सुधार लाए जा रहे हैं, वो क्या है? वो एक तरह से संवाद स्थापित करके समामिलन को लागू करने का प्रयास है। तो ब्रिटिश सरकार भी अपने तरीके से समामिलन लाने की कोशिश कर रही है। अब जब निम्न जाति का जो मूवमेंट होगा, तो निम्न जाति के मूवमेंट के बाद अंत में क्या हुआ? बहुत सारी रियायतें मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिरोध को अंततः सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ा। और आज जो आप आरक्षण देखते हुए, वो कास्ट आरक्षण या जाति आरक्षण, आज और जाति आरक्षण से लेकर जाति जनगणना तक इसी प्रतिरोध का परिणाम है, जो प्रतिरोध निम्न जाति के लोगों ने किया है। तो क्या हुआ? फिर वही हुआ, हेजेमनी हुआ। हेजेमनी के बाद फिर एसिमिलेशन हुआ, संवाद हुआ, यानी कम्युनिकेशन हुआ। उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद कम्युनिकेशन हुआ, और कम्युनिकेशन के बाद फाइनली एसिमिलेशन हुआ। पुरुष प्रधानता के विरुद्ध तो देखिए, अगर महिलाओं को राइट मिला, हिंदू कोड बिल तो नहीं आ सका स्वतंत्रता के शीघ्र बाद, और महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार तो नहीं मिल सका। लेकिन देखिए 2005 में जब उन्होंने फिर एक बार हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार कानून को परिवर्तित किया, तो लड़के के साथ लड़की को भी संपत्ति में समान अधिकार मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं जो पैट्रियार्की का प्रतिरोध जो चल रहा है, उस प्रतिरोध के बाद हेजेमनी के बाद प्रतिरोध का आना आवश्यक है, और प्रतिरोध के बाद संवाद भी स्टैब्लिश होना है, और उसके बाद कुछ न कुछ समामेलन तो होना है। हाँ, डर होता है कि आगे फिर जो वर्चस्व है वो एक नए तरह का रूप ले लेता है। तो पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप इस पूरी प्रक्रिया को आप देखेंगे, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब जब मैं आपको बताऊं कि जब गांधी जी का लीडरशिप एस्टेब्लिश्ड हुआ, तो गांधी जी का जब नेतृत्व जब स्थापित हुआ, तो गांधी जी के अगेंस्ट में भी आप देखेंगे समाजवादी, साम्यवादी ने गांधी जी पर यह चार्ज लाया कि गांधी जी कहीं ना कहीं संपत्तिशाली वर्ग की हिमायत करते हैं। तो उसमें आपको समाजवादी थी, यानी सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, और युवा नेता थे, युवा क्रांतिकारी थे। ये गांधीवादी मेथड से सहमत नहीं थे। इन्होंने गांधी जी के अगेंस्ट में प्रतिरोध किया, और गांधी जी को भी अपने कुछ विचार बदलने पड़े। वो हिंसक तो नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं यह स्वीकार करना पड़ा कि निर्धन और गरीबों का कल्याण किसी भी सरकार की नीति होनी चाहिए। तो देखिए, ये भारत में आवाज को दबाई नहीं गई। जब ब्रिटिश सरकार उसे नहीं दबा पाई, जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं दबा पाया, तो इंडिया में लोग, इंडियंस अपनी आवाज को दबा के कभी नहीं जी पाए। पूरी इतिहास में आप देखेंगे तो प्रतिरोध चलता रहा है। अब आजादी मिली, पंडित नेहरू ने एक ट्राइस विद डेस्टिनी एक स्पीच दिया 15 अगस्त, यानी 14 अगस्त के मिडनाइट स्पीच कहते हैं। और पंडित नेहरू ने पूरे देश को दिलासा दी कि हम एक ऐसी मॉडल लेकर आ रहे हैं, जो मॉडल जिसको आप नेहरूवादी मॉडल कहते हैं, हम एक ऐसी मॉडल को लेकर आ रहे हैं जो पूरे देश में लाएगी सुख समृद्धि, नेहरूवादी आर्थिक मॉडल। और उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद उन्होंने जो अपना आर्थिक मॉडल रखा, वो आर्थिक मॉडल का परिणाम सामने नहीं आया, और संयोग ऐसा हुआ कि वैसे उनकी विदेश नीति कई मामले में बहुत सफल है, लेकिन जो चाइनीज उनकी नीति थी वो विफल हो गई। तो इनके विरुद्ध भी यानी प्रतिरोध शुरू हो गया, और वह प्रतिरोध यानी प्रोटेस्ट, और वह युवा यानी सेकेंड जनरेशन ऑफ, जिसको आप कहते हैं यंग टर्क्स। तो कुछ यंग टर्क्स ऐसे थे कि नेहरू की इस नीति को एक्सेप्ट नहीं करते थे, और इस तरह से नेहरू की भी आलोचना प्रत्यालोचना शुरू हो गई। लेकिन नेहरू कुल मिलाकर डेमोक्रेटिक थे। वो अपनी पुत्री इंदिरा जी की तरह वह उस तरह नहीं थे कि आवाज़ों को दबा सके। उन्होंने इस प्रतिरोध को स्वीकार किया,
लेकिन हेजेमोनाइज उनको तो एसिमिलेट करने का बहुत मौका नहीं मिला, उनका डेथ हो गया। और बाद में जब श्रीमती गांधी आई, श्रीमती इंदिरा गांधी, तो उसमें थोड़ा डिक्टेटोरियल अप्रोच था। इंदिरा गांधी थोड़ी भारतीय परंपरा से हट गई और हटकर उन्होंने जो राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी लाई, यह भारत के लिए एक बहुत ही नए तरह का एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि इंस्टीट्यूशन ने लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। लेकिन आप देखिए कि जब 1975 में जब इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू की गई, तब आप भारतीयों की प्रतिक्रिया को देखिए। सड़क पर आ गए, लाठियां खाई, जेल गए, सब कुछ हुआ, विचारों को दबने नहीं दिया। और उन्होंने एक तरह से ऐसा महसूस किया कि हम एक दूसरी स्वतंत्रता संग्राम लड़कर, एक सेकेंड फ्रीडम मूवमेंट लड़कर हमको दोबारा फिर हम आज़ादी हासिल कर रहे हैं। और उन्होंने फिर अंत में इंदिरा गांधी की सरकार को घुटने टेकने पड़े, इमरजेंसी को वापस लेना पड़ा, लेकिन भारतीय अपने विचारों की आज़ादी को नहीं छोड़ा। तो हमारे यहाँ ये परंपरा शुरू से ही रही है। ये तो हमारे, क्या कह सकते हैं, हमारे कल्चरल डीएनए में ही था कि खुला विचार। तो उस खुला विचार की को आखिर कौन दबा सकता था? तो ये हुआ। अब देखिए रिसेंट में जो आप देख रहे हैं जेएनजी मूवमेंट, अब हम उसमें आते हैं, प्रोटेस्ट में। तो देखिए अब उसके बाद आ गया डिजिटल युग। तो जब डिजिटल युग आया तो एक प्रतिरोध का एक नया माध्यम आ गया, और वो माध्यम था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सोशल मीडिया ने एक नया परिणाम पैदा किया, सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी मजबूत हुई, और जब सिविल सोसाइटी मजबूत हुई तो प्रतिरोध की एक नई तकनीकी आ गई, जिसको कहते हो कैंडल मार्च। यानी किसी मुद्दे विशेष पर युवाओं में सहमति होना और कैंडल मार्च के माध्यम से प्रतिरोध करना। तो आखिर हेजेमनी के अगेंस्ट में इन्होंने नए तरह का प्रतिरोध शुरू किया, और अंत में आप देखिए कि अंत में अथॉरिटी भी ने अपने तरीके को बदल लिए। और याद करिए 2014 और विशेषकर 2019 के बाद इंडिया में जितने भी चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में अब डिजिटल मीन्स का प्रयोग सबसे अधिक पॉलिटिकल पार्टी करती है लोगों को प्रभावित करने के लिए। तो मतलब क्या है कि फिर एक बार सत्तारूढ़ पार्टी ने संवाद स्थापित किया, और चीज़ों को एसिमिलेट करते हुए उसी डिजिटल मीडिया जो अब तक सरकार के प्रतिरोध का माध्यम बनी थी, सरकार ने उसको अपने प्रचार का एक माध्यम बना लिया। और आप देखिए कि फिर इस तरह से डिजिटल मीडिया के आने के बाद सारा कुछ बदल गया। अब आप देखिए इसके आगे आप आइए तो आपको फिर दिखिएगा वर्तमान में। अब देखिए आप जो अभी जेन जी मूवमेंट जो देख रहे हैं, ये मूवमेंट एक बड़ी अजीब तरह की चीज है। ये अजीब तरह की चीज ये है कि यह कोई ऐसा नहीं कि अनडेमोक्रेटिक था या कोई विध्वंसक था, या इसने बिल्कुल से पहले की परंपरा से हटकर इसने बहुत कोई गलत कदम उठाया, ऐसी बात नहीं है। ये भी व्यवस्था के अंदर रहकर ही डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से ही प्रतिरोध था। लेकिन जेनजी मूवमेंट में एक जो अहम बात थी, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पहले आपको नहीं देखने को मिलता है। जिस समय पेपर लीक की घटना हुई या प्रतिरोध जब आरंभ हुआ, तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया बहुत ज्यादा, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे नहीं पकड़ा। हम याद है अपोजिशन पार्टी ने भी शुरू में गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि बाद में राहुल गांधी आए और आकर उन्होंने प्रधानमंत्री निवास पर धरना भी दिया। लेकिन हमें जहां तक याद है कि जब शुरू में ये प्रॉब्लम था, तो उस समय अंडमान निकोबार या कहीं और जाके वो कोरल रीफ को देख रहे थे वहाँ पर, और पर्यावरण का अध्ययन कर रहे थे। तो शुरू में इसको न तो अपोजिशन ने बड़ी गंभीरता से लिया और न मीडिया में लिया। तो जो जेनजी युवा थे उनको लग गया कि मीडिया में एक नाम भी आजकल आ गया है, आप लोगों ने नाम, काफी प्रचलित नाम सुना होगा, इसको कहते हैं गोदी मीडिया। तो उनको लगा कि इस गोदी मीडिया से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो उन्होंने प्रतिरोध का माध्यम ही बदल दिया। उन्होंने प्रतिरोध का माध्यम बिल्कुल से, उनको न्यूज़पेपर से कोई लेना देना नहीं था, प्रिंट मीडिया से कोई लेना देना नहीं था, टीवी कवरेज दे रहा है या नहीं उससे कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने अपना तरीका अपनाया, अपने सोशल मीडिया का, और मैसेजिंग से लेके हर कुछ उन्होंने शुरू कर दिया सीधा।
और फिर उसी इंटरनेट का सहारा लेकर और अपने इंस्टा और जितने भी मेटा, जितने भी युवा कम्युनिकेशन के मीन्स है, उसको ओपन कर दिया और एक अपना संसार अलग क्रिएट कर लिया। और ये सिर्फ यही मांग करते रहे कि उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। जो डेमोक्रेसी पेपर पर है वो रियल लाइफ में दिखना चाहिए। और इनका प्रोटेस्ट इस मामले में अलग है कि इन्होंने डेमोक्रेसी को लिटरल सेंस में नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट तब हमारे साथ केवल खड़ी हो जब चुनाव का वक्त हो। चुनाव और चुने जाने और दूसरे चुनाव के बीच सरकार और सरकार के मशीनरी दिखने चाहिए। और अगर सरकार का मशीनरी अनुपस्थित है तो एक नागरिक का दायित्व बनता है कि उन्हें अपने दायित्व का ज्ञान कराएं। और आप देखिए कि उन्होंने जब प्रोटेस्ट शुरू किया तो फिर सभी का ध्यान गया, सरकार ने भी इसे अपने संज्ञान में लिया। अंत में शिक्षा मंत्री को भी त्यागपत्र देना पड़ा। और फिर आप देखिए, अब जितनी भी मीडिया है, अपोजिशन है, सब कतार बना के खड़े हो गए। जेएनजी, स्वयं सरकार की भी भाषा बदल गई इस मामले में। और कुल मिलाकर हम देखते हैं कि यह जो प्रोटेस्ट है, यह प्रोटेस्ट सबसे लेटेस्ट प्रोटेस्ट है। हालांकि कोई ऐसा नहीं है कि यह अनडेमोक्रेटिक था। डेमोक्रेसी के अंदर ही रहकर इसने अपने अधिकारों की मांग उठाई और इसने पॉलिटिक्स को एक नया डायरेक्शन दे दिया, युवा राजनीति का। और वो राजनीति की दिशा अब यह है कि जो संविधान पेपर में है वो संविधान रियल लाइफ में दिखना चाहिए। और फिर कई तरह की रियायतें देनी पड़ी सरकार को भी। तो पहले हेजेमनी हुआ, फिर प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद फिर सरकार को कम्युनिकेशन करना पड़ा और फिर अंत में एसिमिलेशन हुआ। मतलब कि नए लॉज लाए गए पार्लियामेंट में जिससे कि ये ग्रीवांसेस दूर हो और आगे एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की कोताही ना हो। तो ये प्रक्रिया वहाँ से चलती आ रही। अब ये अगर वर्तमान युग में आएंगे तो आप देखेंगे कि हर युग इसी तरह आएगा। प्रोटेस्ट हेजेमनी, सत्ता अपनी हेजेमनी को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करती रहेगी, प्रोटेस्ट होता रहेगा, संवाद चलता रहेगा और फिर कम्युनिकेशन भी होगा। हाँ, इंडिया का यूनिक कैरेक्टर है और यूनिक कैरेक्टर है विचारों की आज़ादी। वो विचारों की आज़ादी नहीं मिटनी चाहिए, क्योंकि संविधान तो बहुत बाद में बना, लेकिन इंडियंस के पास, आर्गुमेंटेटिव इंडियंस के पास विचारों की आज़ादी तो एंशिएंट टाइम से ही है। अब आप भी इसके साक्षी हो। तो मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा, फिर किसी दूसरे लेक्चर में आपसे मिलूंगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।